हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और अगर इस चैनल पे होने वाली डिस्कशन से आपको कोई फ़ायदा होता है तो कंसीडर करो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट में बता सकते हो अगर कोई फीडबैक है तो। हम अक्सर ये बहस सुनते हैं डिफरेंट लेवल पे। कुछ लोग हमें मिल जाते हैं, कुछ दोस्त ऐसे मिल जाते हैं जो ऐसी रीजनिंग दे रहे होते हैं कि ब्रिटिश जो थे इंडिया में जब वो आए, जो उन्होंने कॉलोनाइजेशन की, उसका इंडिया को फ़ायदा हुआ। मैं ऐसे लोगों से भी मिल चुका हूँ जिनका ये ओपिनियन है कि अगर ब्रिटिश कभी इंडिया छोड़ के जाते ही नहीं तो बेटर होता। उन्हें लगता है कि शायद ऐसा होता जैसा कनाडा है या फिर ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड है। वहाँ के डायनामिक्स और इंडिया के डायनामिक्स को टोटली इग्नोर करते हुए, उसके बीच के फ़र्क को टोटली इग्नोर करते हुए वो लोग ऐसा सोचते हैं। ऑफ कोर्स मैं ऐसा नहीं सोचता। इनफैक्ट मुझे ये बेवकूफ़ी वाली सोच लगती है, टू बी ऑनेस्ट। बट हर किसी को आज़ाद सोसाइटी में अपनी सोच रखने का और अपनी बात करने का पूरा अधिकार है। तो मैं उनकी बात सुन लेता हूँ और अपनी बात कह देता हूँ। यही क्वेश्चन अभिजीत चावड़ा जी को किसी बंदे ने पूछा कि क्या जो ब्रिटिश इंडिया में आए थे, जो उनका शासन था, क्या वो इंडिया के लिए फ़ायदेमंद था। मैं अक्सर ये सोचता होता था अप अनटिल माई कॉलेज टाइम कि यार दूसरे, वो बुरे वो भी थे लेकिन दूसरे इन्वेडर्स के मुकाबले शायद वो थोड़े बेटर थे। या कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि शायद उन्होंने इंडिया को कंसोलिडेट करने में हेल्प की, जो उसकी प्रेजेंट फॉर्म है उसमें। बट जैसे आप चीज़ों को थोड़ी डीप में समझते हो, थोड़े आपकी एज बढ़ती है, आप चीज़ों के डायनामिक्स को समझते हो कि बिटवीन द लाइन कहा क्या जा रहा है और उसका मतलब क्या है। जब इन चीज़ों को देखते हो, कंट्रीज़ की मॉडर्न इकोनॉमी और उसकी कंडीशन के पीछे की वजहें क्या क्या हैं। जस्ट हमारी कंट्री नहीं, दुनिया की कोई भी कंट्री, फॉर एग्ज़ाम्पल वॉर्स क्यों होती हैं, कहा किस लिए जाता है कि क्यों हो रही है, और होती क्यों है वो एक्चुअल, उनके रिजल्ट देखने में कैसे लग रहे होते हैं बट उनका रियल मतलब क्या होता है। ये चीज़ें आपको धीरे 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 क्लियर होती चली जाती हैं, जैसे अगर आप इंटरेस्ट रखते हो इन चीज़ों में, इनको समझने में। तो थोड़ी बहुत दो कौड़ी की बुद्धि जब ग्रो हुई तो मुझे लगा कि एक्चुअल में ऐसा लगता है अपेरेंटली कि ब्रिटिशर शायद इतने डेंजरस नहीं थे जितने कि पहले के इन्वेडर रहे थे, क्योंकि उन्होंने तो गले काट के उनकी खोपड़ियों के टावर बनाए थे लोकल लोगों के। लेकिन अगर आप देखो तो जितना डीप डैमेज इन लोगों ने किया है शायद और किसी प्रायर इन्वेडर्स ने नहीं किया, जैसा कि जितना कि मुझे लगता है, क्योंकि इन्होंने थॉट प्रोसेस को ख़राब कर दिया, बुद्धि के लेवल पे डैमेज कर दिया इन्होंने, और इन्होंने फिजिकल डैमेज भी किया है। अगर किसी को भी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, अगर आपको भी नहीं पता, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इन लोगों ने कत्ल नहीं किया इंडिया में, इन लोगों ने लोगों को नहीं मारा इंडिया में, तो आप 1857 के रिवोल्ट के बाद, जो रिवोल्ट कहना सही नहीं है, आज़ादी का जो पहली कोशिश थी, उसके बाद जो लोग थे लोकल, उनके साथ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का बिहेवियर था, कितने लोगों को मारा गया, क्या किया, लिटरली तोप के आगे खड़ा करके उड़ा दिया गया। अब इससे ब्रूटल क्या हो सकता है। गर्दन काटना इस इतना ही है, इतना ही है, इससे कम ही ब्रूटल है कि तोप के आगे उड़ा दो। आप किसी ने बॉडी उड़ा, आपने बम से बॉडी उड़ा दी, किसी ने तलवार से गर्दन काट दी। तो कुछ भी 0% भी सिंपैथी इनके लिए, या फिर ये थोड़े से बेटर थे, ऐसी कोई भी मेरी 0% सोच है। बट एनीवेज, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अभिजीत चावड़ा जी ने क्या आंसर दिया, और फिर बात करेंगे। Colonized by the British. My argument was it a good thing that India was colonized by the British? My arguments: British were less brutal, marginally less brutal than Spanish or Belgians. Being a colony मैं भी ऐसे ही सोचता था। saved us from being a direct rival of other powers. Being in the British kept us under low profile. A strong India would have created a separate pole to crush this non-well. दो वर्ल्ड वॉर में हम बिना किसी रीज़न के पार्टीजन बने। यहाँ की सारी उपज, सारी प्रोडक्शन, हर तरीके की इंडस्ट्रियल से लेके खाने की उपज जो भी थी प्रोड्यूस, सब वॉर में कंज्यूम होने के लग गया। यहाँ पे कोई नई फैक्ट्री नहीं बनी उस पूरे दौरान। 6 साल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के और ऑलमोस्ट 3-4 साल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। ये लो प्रोफाइल है। अगर ये लो प्रोफाइल है तो हाई प्रोफाइल होने का जो नुकसान होता है वो क्या होता है। Civilization would have, etc.
and our colonial legacy. The English language is the blessing in disguise, as it is the global language of technology and culture. यार जापान में जर्मनी में नहीं बोल रहे ना वो लैंग्वेज इंग्लिश, तो ग्रोथ नहीं की उन्होंने. चाइना में नहीं बोलते इंग्लिश, उन्होंने ग्रोथ नहीं की. This may prove to be our greatest strength in exporting our culture to the rest of the world. So British, I respect what you say. This is what many people believe. That's what many people एक I know टाइम तक मैं भी. believe this. So I have a different viewpoint. So let me invite you to understand that. Let me offer my viewpoint to this. I disagree with the arguments that you have presented. So let me explain why I disagree. So, see, all colonizers are brutal, whether it's the Spanish or the Belgians or the British. I mean, the British killed more than 100 million Indians in artificially engineered famines. I don't think the Spanish have been that brutal anywhere. I don't think the Belgians have been that brutal. They killed about 10 million. बेल्जियन कॉन्गो में बहुत ब्रूटल थे, उनका रिकॉर्ड ग्रूसम है, और उनकी एक मात्र मेजर कॉलोनी कॉन्गो ही थी बेसिकली. और स्पेनिश लोगों ने भी बहुत ज़बरदस्त ब्रूटल बिहेवियर किया है जो नेटिव अमेरिकन्स थे उनके साथ, स्पेशली सेंट्रल और साउथ अमेरिका के. Million people in the Congo in about few decades. But the way the British killed so many Indians in artificially engineered famines, and this figure of 10 million, it's just basically British figures. The actual figures may have been much higher. So people say that they don't believe when I say that the British killed 10 million people. So let me just 4 मिलियन तो बंगाल फैमिन में मर गए थे यार सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, सर जी. briefly show you a timeline of famines in India. This is from Wikipedia. First of all, please understand that I do not support Wikipedia. I don't advocate Wikipedia as a reliable source. Wikipedia is very problematic. I'm just showing it in Wikipedia for the sake of convenience and time. हाँ, बट कन्वीनियंस के लिए ना, अगर आपको गैदर्ड डेटा चाहिए किसी जगह पे तो आपको विकीपीडिया पे इजीली जल्दी मिल जाता है, ये बात है. और नीचे रेफरेंस भी होते हैं तो आप रेफरेंस चेक कर सकते हो, तो वेरीफाई करना भी अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो ईजी है. You can see how many famines were there in India. 1979, 2 to 10 million. 1783, 11 million. 11 here. 1 here. 2 million here. 1 million here. 1.5 million here. Something else here. 5.5 million here. 5 million here, etc. 30-40 मिलियन तो ये 4.5 हो million गए. there. 1.5 million here. And that's just a few. And these are all grossly underestimated figures. They don't, first of all, include the numbers who died from epidemics because of malnutrition and all that. And these numbers are grossly underestimated because these are British figures. You cannot rely on British figures. You cannot rely on the figures given to you by your occupiers. Okay? So they killed at least 100 million people just by starving them to death, slowly, systematically, bureaucratically. And they killed more than 10 million people in the immediate aftermath of 1857, the first war of independence. यही मैं कह रहा था कि उन्होंने बहुत ब्रूटली मारा है लोगों को. Their brutality was unmatched and unparalleled. Okay, so we can't say that the British were less brutal marginally or otherwise than any other occupier, than any other colonialist. All colonialists, They were as brutal as any other, if not more. are the same. They don't care about anyone's human rights. So that's the first thing. A strong India would have created a separate pole. A strong India is what is required. If you are weak, you are invisible, but that's not good, right? If you are strong, you will have enemies. That comes with the territory of being strong. We must be strong. If you are strong, you will have enemies, and you need to know how to deal with that. That is called being strong. If you are economically powerful but you don't have a military, then you are not strong and you're inviting big trouble. So it is, for a country, a civilization of India's size and magnitude, it is imperative, it is essential, you have to be strong, okay? There is no other alternative to being strong. India has to be strong. Separate. देखो, इसको एक परिवार के रूप में समझते हैं. आप परिवार का एक लड़का हो, ठीक है, घर में. ऑफ कोर्स हमारी सोसाइटी में अभी भी, लेट्स बी ऑनेस्ट, फुली पेट्रियार्कल सोसाइटी है, और इनफैक्ट पूरी दुनिया में ही पेट्रियार्कल सोसाइटी है. कोई सोसाइटी 100% नॉन पेट्रियार्कल नहीं बनी. और आई थिंक जो हमारा
ट्राइबल माइंड है ना, जो हमारा जिस तरीके से हमारा माइंड वायर्ड है, वो पता नहीं, वो कभी आएगा भी नहीं वो दिन, और जिस दिन वो दिन आएगा वो एक अलग ही क्योस मच जाएगा उस टाइम पे। बट एनीवे वो एक डिफरेंट इशू है, उस पर कर लेंगे बात है किसी किसी दिन अलग से। आप परिवार के एक लड़के हो, ठीक है, घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेट है, घर चलाना भी है, आपकी खुद की भी ज़रूरतें हैं, घर के दूसरे लोगों की ज़रूरतें हैं जो कि अर्निंग कैपेसिटी नहीं रखते। अगर आप भी उस वक्त ये बैठ जाओगे कि यार कोई नहीं कमा पा रहा, मैं भी कैसे कमाऊँ ये वो, और आप लाइक अर्निंग एज में हो, और आपके पास दो रास्ते हैं, या तो गिव अप कर दो, भाग जाओ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरा, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। तो इंडिया का वो वाला सीन है। इंडिया एक रफ नेबरहुड में एक सही प्रिंसिपल्स पे बेस्ड कंट्री है, उसको होना ही होगा स्ट्रांग अगर उन प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करना चाहता है वो, तो सिंपल एज दैट। Pole crush this non-Vedic civilizations. If you're strong enough, no one can crush you. So once again, I can't agree with that. About colonial legacy, India's the English language is a blessing in disguise. We will export Indian culture, Sanskrit via English. So look, I'm not trying to make fun of you or that, you know. ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नहीं है, डिस्गाइज इन ब्लेसिंग है। वो लगता है कि वो ब्लेसिंग है, हर कोई कहता है कि ये ब्लेसिंग है, बट ये है क्या कहते हैं, कर्स इन डिस्गाइज। My point is that, okay, let me show you some data, right? See, if English is such a big advantage, then why do facts bear something else out? So let me show you some statistics, right? अरे बहुत सारे टैलेंटेड लोग जो कि कितना कुछ कर सकते हैं, जिनके अंदर आइडियाज़ हैं, वो बेचारे इंग्लिश की वजह से क्या कहेंगे उसे यार, डोमिनेट हो जाते हैं, यानी कि प्रेशर में आ जाते हैं, और ठीक से बात ना करने की उस डर की वजह से उस हाई टेबल पे जाने से डरते हैं जहाँ पे उनके उन आइडियाज़ को यूज़ करके कुछ बड़ा बनाया जा सके। Okay, let me get rid of the question. So these are the statistics of the top 10 countries in the world by nominal GDP. These are the top 10 largest economies in the world. The United States, China, Japan, Germany, India, UK, France, Italy, Brazil, Canada. Out of this, the United States, the UK, and Canada are English-speaking countries. Look at the other countries. China. They don't use English language. Their education system is in Chinese. Japan, the world's most technologically advanced country, doesn't use English. It offers education only in Japanese. The Japanese language has not prevented them from becoming the number one technologically advanced nation in the world. Germany, one of the most industrialized nations and one of the most technologically advanced nations, again, they don't use English. They use the German language in education and in everything. और मैं आपको एक और भी बात बताता हूँ, फ़िलोसॉफ़ी और साइकोलॉजी के लिए जर्मन लैंग्वेज में मुझे इंडिया का जो पुराना लिटरेचर है संस्कृत में, उसके बारे में इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जो मॉडर्न फ़िलोसफी है उसमें जर्मन की जो वोकैबुलरी है उसमें जितना मटेरियल है उतना और किसी में नहीं है। जर्मन में फ़िलोसफी और साइकोलॉजी से रिलेटेड एक एक लाइन जितने लंबे लंबे वर्ड हैं, जिस एक एक वर्ड का मतलब पूरा का पूरा एक थॉट है। और इस वक्त मेरे दिमाग में कोई इस तरीके का आ नहीं रहा है वर्ड, बट गुंडन शाफ्टन पता नहीं कैसे जिस तरीके की फेक वर्ड है, ऐसा कोई वर्ड नहीं है, बट एनीवे मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके के लंबे लंबे वर्ड होते हैं और एक वर्ड का पूरा मतलब होता है, पूरा का पूरा थॉट होता है वो वर्ड अपने आप में। तो जर्मन्स ने तो बल्कि बहुत ज़्यादा काम किया साइकोलॉजी और फिलोसफी पे। France, I mean, come on, the French will never ever use English. It did not prevent them from building this brilliant technology, the Rafale planes, the nuclear reactors, and much more technology, right? Italy doesn't use English, once again technologically advanced. Brazil, not so advanced, but still has some self-respect, doesn't use English. And look at, of all these countries, the GDP per capita, whose is the lowest? It is India, with its English advantage, whose GDP per capita is the lowest. GDP per capita, this list doesn't even include Russia, which is so advanced in terms of technology and science. They don't use English, they use Russian. So does English confer any kind of advantage? That's a myth.
And about English being a language of culture, the English language, my friends, does not even have its own script. The English language does not even have its own written script, its own alphabet. It uses the Latin script. Do you realize that? The script, the alphabet that's used to write the English language is a foreign alphabet. It's the Latin alphabet. And it's the same. बट ये ना सारी जर्मनिक लैंग्वेजेस के लिए ट्रू है. जर्मन ऑफ कोर्स जर्मनिक लैंग्वेज है, इंग्लिश जर्मनिक लैंग्वेज है, दूसरी जो स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज है वो भी जर्मनिक में आती है एक्सेप्ट फिनलैंड को छोड़ के. तो नॉर्वेजियन हो गई या डेनिश हो गई, तो वो भी जर्मन अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं. हालांकि डेनिश और नॉर्वेजियन के कुछ अपने अलग वो होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं कुछ स्पेसिफिक, जैसे फाई यूज़ करते हैं वो, या फिर कुछ ऊपर मतलब डॉट्स यूज़ करते हैं. हालांकि ये चीज़ फ्रेंच में भी है. फ्रेंच में भी एक चीज़ कहते हैं उसे एत्यूद या क्या कहते हैं, जो एक वो स्लैश लगा देते हैं ऊपर ई के, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है. It's the one alphabet that's been imposed upon most of Europe. So that's the kind of poverty that you find in the English language. It's not in any way a superior language, it's an inferior language. Sanskrit is the most advanced language. Sanskrit is the language of culture. Okay? And it's also the language of technology. India would never have, India did not have it. पर इसमें एक दुख की बात ये नहीं है कि अब उनको गए हुए भी 75 साल हो गए और हमने संस्कृत के रिवाइवल के लिए कुछ किया नहीं उस वक्त से. और आई थिंक इसमें इंग्लिश का डोमिनेशन का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, बट हमारे एंड पे भी नैरेटिव को चेंज नहीं किया गया. ये भी एक प्रॉब्लम है. English in the Harappan era, and yet it was the most technologically and scientifically advanced civilization in the history of humanity at the time. Our ancient mathematicians, our ancient scientists, Brahmagupta, Aryabhat, Madhava of Sangramagam, and so many more, did they use English to develop differential calculus, integral calculus, trigonometry, and much more? Did they use English to develop astronomy and all the sciences and all the technology? It was. अरे यार, पहली जो ग्रामेटिकल ट्रीटीज़ लिखी गई है, ग्रामेटिक्स को जो ग्रामर होती है, व्याकरण किसी भी भाषा का, उसका जो पहला ऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंट लिखा गया है वो पाणिनि ने लिखा है. इंडियन बंदा था. किसी भी लिंग्विस्टिक्स की क्लास में जो जिसमें पढ़ाया जाता है, लिंग्विस्टिक्स पढ़ाया जाता है, उस बंदे का इंट्रोडक्शन दिया जाता है सबसे पहले फाउंडर के तौर पे. So we need to get over this mental colonization that all of us have, including me too. I'm talking to you in English. So we need to find ways of getting over this. English does not provide us with any advantage. It actually hampers us. It keeps us back. We are forced to converse in English right now because half the country can't even speak Hindi. And Hindi is something I'll come to later on in this program. So my respectful invitation to everyone is please try and think differently. English does not provide any advantage. The British colonialism was in no way great for us or good for us. They did not come here to uplift us from our backwardness. We were not backward when they came here. We were backward when they left. We were impoverished and destroyed as a nation when they left. They came here because there was something to take from here, right? So, and the British occupation of India, I mean, people say that the British gave us so much. They gave us so much. They gave us railways for the sake of the gods. Railways and ports and roads and infrastructure and wonderful buildings. अरे यार, उनको माल चुराना था, तो चुराने के लिए उन्होंने जो सुरंग बनाई है ना, वो सुरंग है रेलवे. ठीक है, चोर जो चोरी करने के लिए घर में जो सुरंग बनाता ना घुसने के लिए, उस सुरंग को क्या बोलोगे? ओ, आपने नया एंट्रेंस दे दिया इस बंगले में? नहीं, वो घुसने के लिए इसलिए बनाता है सुरंग क्योंकि उसे घर के अंदर घुसना होता है, मेन गेट से आ नहीं पा रहा होता वो. हालांकि रेलवे से उसका जो चोरी का जो प्रोसेस था वो फास्ट हो गया, उसको हेल्प मिल गई उससे. कुछ नहीं दिया उन्होंने. जिन कंट्रीज़ में ब्रिटिश रूल नहीं करते थे वहाँ रेल नहीं है क्या? जापान में तो नहीं रूल करते थे ब्रिटिश, वहाँ तो बुलेट ट्रेन आई सबसे पहले वहाँ पे. And the judiciary, for good God, all of that. Why did they create the railways?
The उसी railways मुद्दे were पे the आ गए. infrastructure of occupation and extraction. They built railways so that they could extract wealth out of India. They built ports so that they could have ships come and dock over here, take goods from the railways, and get out and take away our wealth. And these ports and roads and railways were built with Indian money using Indian labor. It was Yes. built with wealth extracted out of India. It was built with slave labor taken from Indians, right? Please try and see things in the proper context. The judiciary they created was basically for their own benefit. It treated Indians like second-class citizens. Indians did not get the same treatment as the British in the British judiciary, and it's interesting to note that it's the same judiciary that's still there today. Nothing has changed in the structure and the functioning of the judiciary, in the architecture, internal architecture of the judiciary. It's the same. अरे पूरा सरकार का जो फंक्शन है ना, पूरी की पूरी जो भारत सरकार है उसका जो पूरा का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चरिंग फंक्शनिंग सब कुछ टोटली एग्जैक्टली ब्रिटिश के ऊपर बेस्ड है. जब मैं ग्रेजुएशन में पढ़ रहा था कि क्या कहते हैं किस किस कंट्री से हमने क्या कहते हैं इंस्पिरेशन ली है. इंस्पिरेशन टीपने को इंस्पिरेशन बोल रहे हैं. उसमें ब्रिटिश, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इन कंट्रीज़ का नाम था. कहते हैं कि सबसे क्लोजेस्ट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कनाडा के साथ है, बट सरकार की फंक्शनिंग हमारी डायरेक्टली कॉपी कैट बन के यूके से कॉपी किया हुआ है. और मैं कुछ कहीं पढ़ रहा था अभी, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उनको इकोनॉमिक सिस्टम चुनना था, तो उन्होंने देखा कि क्या कहते हैं कि वेस्ट वाला तो हम चुन नहीं सकते क्योंकि वो तो क्या कहते हैं इम्पीरियलिस्ट हैं और ये है और वो हैं. और उसके बाद उन्होंने चुना कि सोवियत यूनियन वाला चुन लेते हैं. और उसके बाद चेंज उन्होंने तब किया जब वेस्ट ने बोला कि अब हम आपको फॉरेन एड और नहीं देंगे, तब जाके इन्होंने चेंज किया. इंडिया की जो गवर्नमेंट है, जो लोकल लीडर हैं, और वो भी शुरू से ही, हालांकि मैं जब कोई जैसे नेहरू जी के बारे में गलत उल्टा बोलता है कि भाई वो चोर थे या ये थे गद्दार थे जो भी है, मैं उसको डिफेंड करता हूँ कि वो नहीं होंगे गद्दार, 100% नहीं होंगे. और उस वक्त में उनको जो लगा ठीक उन्होंने किया. बट यार इनकॉम्पिटेंट तो थे, इतना तो मानना पड़ेगा. इनकॉम्पिटेंट इस सेंस में नहीं कि मतलब उन्होंने डुबा दिया कंट्री को. मैं ये नहीं मानता कि उन्होंने डुबा दिया. मेरे को लगता है कि उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल टाइड्स में से जो कंट्री का शिप है उसको शिप को निकाल दिया. लेकिन उस शिप को उन्होंने निकाल के ना जिस तरफ ले जाना था उस तरफ नहीं ले जाए, इधर उधर घुमाते रहे आसपास ही, और हम ऑलमोस्ट उसी जगह पे अटके रहे. और जब भी हम थोड़ा आगे भी बढ़े तो किसी और के पुश से बढ़े. आउटसाइडर जैसे ब्रेटन वुड सिस्टर्स हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इनको ये पुश करते हैं रिफॉर्म्स वगैरह. या फिर यूएस ने जब एड देनी बंद कर दी उसने पुश किया. सोवियत यूनियन टूट गया, यूएस को ज़रूरत नहीं पड़ी एड देने की उसके बाद से, क्योंकि ऑफ कोर्स जब दो सुपर पावर है तो कम्पीट करती हैं हर कंट्री को अपनी जेब में डालने के लिए, इसलिए वो हेल्प करती हैं. एक कहता है मैं इतने दूंगा, दूसरा कहता है मैं इतने दूंगा, मेरे साथ आ जाओ. तो इस तरीके से इंडिया को बहुत फॉरेन एड मिल जाती थी शुरू में 60s में, बट बाद में उन्होंने मना कर दिया. Institution. It's the same institutions that we are still carrying forward today. It's the same laws that the British wrote that are still ruling us. So India needs to decolonize. It's high time India decolonizes, and we cannot decolonize unless we realize how deeply colonized we are. So I invite you all to think deeply about this and try and figure out the different ways in which we are colonized, because India is still very much a colonized country. So first we have to realize it if you want to break free from those self-imposed shackles. Was it a okay. मुझे उस स्ट्रक्चर से भी जो करंट है उसमें भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम है आई डोंट नो, मुझे लगता है कि बहुत लोग ब्लेम करते हैं एजुकेशन सिस्टम को, बट मुझे एजुकेशन सिस्टम से भी सही बताऊँ तो प्रॉब्लम नहीं है. बुक्स में जो मटेरियल दिया गया उससे भी प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि हमने जो स्टार्ट किया ना वो पॉइंट ही बहुत लो था. अल्ट्रा गरीबी थी जब ये कंट्री 1947 में स्टार्ट हुआ. वो गलती थी ब्रिटिशर्स की, क्योंकि उन्होंने चूस लिया कंट्री को एग्जैक्टली गन्ने के रस को जैसे
गन्ने के जूस वाला एक के बाद डाल के फिर दोबारा 3 बार 4 बार डाल के उसका एंड में कुछ नहीं छोड़ता ना अंदर, वैसे ब्रिटिशर्स ने कुछ नहीं छोड़ा। और मतलब आप ये इमेजिन करो कि पैर में चप्पल होना लग्जरी है जब देश आज़ाद हुआ है उस टाइम पे, बहुत बहुत बड़ी संख्या में लोगों के लिए। और मुझे लगता है शायद कुछ एरियाज देश में ऐसे अभी भी होंगे जहाँ पे लोगों के लिए एक लाइक न्यू पेयर ऑफ शूज़ इज़ लाइक अ बिग लग्जरी फॉर देम। ऐसे 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 एरियाज होंगे देश में, मैं 100% श्योर। जो गांव देहात में पिछड़े हुए जगह हैं उन जगहों पे अभी भी फार्मर सुसाइड कर लेते हैं। सोचो अपना जो लोन है उसके चक्कर में और अपना काम ना कर पाने के चक्कर में 21st सेंचुरी में। तो हमने बहुत गरीबी के पॉइंट से स्टार्ट किया और उससे पता क्या है, उससे ये आया कि चीज़ों को ट्रूथ में जानने में, चीज़ों के ट्रूथ को समझने में, चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट को देखने में वो वाला कल्चर ही बिल्ड नहीं हो पाया। हमारा एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम ये नहीं कि किताब में इंफॉर्मेशन नहीं है, किताब में चीज़ें नहीं बताई गई, किताब में चीज़ें एक पर्सपेक्टिव से बताई गई जो कि प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपको पता होगा कि पर्सपेक्टिव को चेक कैसे करना है तो आप उस प्रॉब्लम से ओवरकम कर जाओगे। प्रॉब्लम ये है कि जब आप पढ़ने जाते हो स्कूल में तो आप इसलिए पढ़ने नहीं जाते, तो आप बेसिकली पढ़ने नहीं जाते, आप बेसिकली एक फॉर्मेलिटी पूरी करने जाते हो। एक सेम चक्की में हर किसी को एक सेम जूस के कॉर्नर में सारे फ्रूट डाल के एक मिक्स जूस बन रहा है, ठीक है। उसमें से मुझे लगता है कि 10वीं पास करते करते एक बड़ी संख्या ऑफ स्टूडेंट्स छोड़ देती है पढ़ाई करना, 12वीं में और छोड़ देते होंगे, उसके बाद ग्रेजुएशन से पहले और छोड़ देते होंगे, क्योंकि उनमें से किसी का भी ना एक्चुअल में इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने का, जिन्होंने पढ़ाई छोड़ते चले गए। वो सिर्फ सब पढ़ रहे हैं 12वीं सेम स्कूल में सेम प्रोसीजर में, सिर्फ एक जॉब मिल जाएगी या क्योंकि ये ज़रूरी होती है लाइफ की डिफरेंट चीज़ों में, इसलिए पढ़ रहे हैं, पढ़ने के मकसद से नहीं पढ़ रहे। और मैं ये मानता हूँ कि हाँ ये दूसरी सोसाइटीज़ में होगा, बट हमारी सोसाइटीज़ में इस चीज़ की हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है। क्रिटिकल थिंकिंग, जो कि डिसाइफर करना होता है इन्फॉर्मेशन को कैसे, उसकी वैलिडिटी को कैसे डिसाइफर करना है, इन्फॉर्मेशन को कैसे डिसाइफर करना है, उसकी वैलिडिटी को कैसे डिसाइफर करना है, उस इन्फॉर्मेशन के साथ बायस क्या क्या जुड़े हो सकते हैं, उसका सोर्स क्या है, क्या वो ओरिजिनल सोर्स है या नहीं है, ये सारी चीज़ें लोग सोचते भी नहीं हैं। तो ये मेरी नज़र में प्रॉब्लम है। पढ़ाने का जो सलीका है ना वो सही नहीं है, हर कोई बस फॉर्मेलिटी कर रहा है। और ये चीज़ अगर चेंज हो जाए तो अगर जो डीकोलोनाइजेशन का जो प्रोसेस है ना वो अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कोई बहुत बेकार नहीं है, हालांकि कॉपी कैट वाला सीन है, लेकिन ठीक है, नॉट बैड। उसमें कुछ चेंजेस हम करते ही रहते हैं ज़रूरत के हिसाब से, हालांकि वो भी एक अलग ही सैड चैप्टर है कि किस तरह के चेंजेस किस वोट बैंक पॉलिसी के वजह से होते हैं, बट वो एक डिफरेंट टॉपिक है। एनीवेज आज के लिए इतना ही, देखने के लिए थैंक यू।